माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है और इसलिए गरीबों के जीवन को बेहतर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई। उस योजना का लाभ उसे मिला जो गरीब था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के चश्मे से देख करके लाभ नहीं दिया गया, बल्कि जो जितना गरीब था उसको उतना अधिक लाभ मिला। 15% मुस्लिम समाज की संख्या थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 31% आवास, 31% आवास मुस्लिम बंधुओं को दिए गए। 15% मुसलमानों की संख्या थी। उज्ज्वला योजना का 37% लाभ मुस्लिम समाज को दिया गया। 15% संख्या थी। मुद्रा योजना का 36% लाभ मुस्लिम समाज को दिया गया। 15% संख्या थी। स्किल इंडिया का 22.7% लाभ मुस्लिम समाज को मिला। 15% संख्या थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 42% अकाउंट मुस्लिम समाज के खोले गए। मोदी जी के आने के पहले केंद्र सरकार में काम करने वाले नौकरियों की संख्या 5% थी, आज 9.5% है। यानी सरकारी संसाधनों का उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीबी की प्राथमिकता के आधार पर उनको संसाधन अधिक पहुंचाने की रणनीति बनाई। यह कार्य बहुत सफलता के साथ हुआ है। अब माननीय प्रधानमंत्री जो मुस्लिम समाज की लाखों लाखों एकड़ की संपत्तियां हैं, जिन्हें बनाने का उद्देश्य था गरीब मुसलमानों का जीवन बेहतर करना, अब वह एक अधिनियम लेकर के आए हैं जो पुराने अधिनियम का ही संशोधन है, बल्कि वह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि वह उस संपत्तियों का एक उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए, बेवा, विधवा, तलाकशुदा मुस्लिम बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए अधिक से अधिक कैसे उपयोग किया जाए। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊंगा। सच्चर कमेटी की ऑफिशियल रिपोर्ट में, अधिकृत रिपोर्ट में यह लिखा गया है 2006 में देश में कुल 4,50,000 4,50,000 वक्फ की संपत्तियां थी और उसका पूरा जो दायरा था वो 6 लाख एकड़ जमीन का था। सच्चर साहब ने रिपोर्ट में लिखा, अगर 6 लाख एकड़ की जमीन का ईमानदारी के साथ उपयोग किया गया होता तो 12,000 करोड़ की हर साल आय होती, जिससे लाखों लाख मुसलमानों के जीवन को बेहतर किया जा सकता था। लेकिन 2006 की सच्चर साहब कमेटी की रिपोर्ट है जो कहती है कि 12,000 करोड़ की जगह देश की सारी वक्फ संपत्तियों को मिला करके 163 करोड़ रुपए की आय होती है। यानी 11,837 करोड़ रुपए गरीब मुसलमानों के लूट लिए जाते हैं। आज 2024 में वक्फ संपत्तियां 4,50,000 से बढ़ करके 8,72,000 हो गई। 2006 में कुल जमीन का रकबा 6 लाख एकड़ था, आज वह बढ़ करके 37,94,000 एकड़ हो गया। अगर व्यावसायिक इस्तेमाल ईमानदारी से किया गया होता
तो प्रति वर्ष पर ईयर 1 लाख करोड़ रुपए, 1 खरब रुपए की आय होती है। और शायद इतने सालों में इस देश में कोई भी मुसलमान गरीब न रह गया होता। लेकिन मैं बताना चाहूंगा गोवा के लोगों को, 1 लाख करोड़ की जो संभावित आय थी, वास्तव में जो आज आय होती है वह 166 करोड़ मात्र होती है। 1 लाख करोड़ की आय की जगह 166 करोड़, अर्थात 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,834 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ रहे हैं और सिर्फ 164 करोड़ की आय हो रही है। यह कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? इस भ्रष्टाचार में शामिल है, सच्चा कमेटी ने खुद लिखा है, अधिकांश संस्थाओं के मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड के सीईओ और बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता। मैं अगर आपको उदाहरण देने लगूं तो कोई ऐसा नेता बचेगा ही नहीं जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया, जिसने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा नहीं किया। मुस्लिम है तब तो 100%, अगर वो भाजपा का नेता नहीं है तो। उदाहरण दे सकता हूं, एक जांच हुई है कर्नाटक में। जांच करने वाला माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है अनवर मानपाड़ी। उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट दिया कि कर्नाटक में कुल 54,000 एकड़ जमीन है, 29,000 एकड़ जमीन बेच दी गई, 2,30,000 करोड़ का घोटाला हुआ और एक भी ऐसा कांग्रेसी नेता कांग्रेस में नहीं है कर्नाटक में जिसने वक्फ की जमीन को लूटा नहीं। उन्होंने 15 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम दिए। एक नाम मैं खाली आपको देकर के जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में वक्फ की संपत्तियों के लूट के आरोपी पाए गए हैं। उनका नाम उस रिपोर्ट में शामिल है। अनवर मानपाड़ी जी ने खुद वक्फ कमेटी के लिए बनाई गई जेपीसी में उपस्थित हो करके उसके सदस्यों को वह सूची प्रस्तुत की है। माननीय प्रधानमंत्री अब जो अधिनियम लेकर के आए हैं, हम वक्फ की एक एक संपत्ति को पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। 1 इंच भी वक्फ की संपत्ति होगी, ऑनलाइन पोर्टल पर उसे चढ़ाना होगा। किसने वक्फ किया था, कौन मुतवल्ली बनाया गया था, उतनी बड़ी जमीन से किसकी आय कितनी होनी चाहिए थी, आज उसकी आय कितनी हो रही है और किसने उस पर कब्जा किया हुआ है। सामान्य मुसलमानों को भड़का करके, उनके भीतर भ्रम पैदा करके यह कहा जा रहा है कि मोदी की सरकार मस्जिदों पर कब्जा कर लेगी, मदरसों पर कब्जा कर लेगी, मकबरों पर कब्जा कर लेगी, दरगाहों पर कब्जा कर लेगी, कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद, माननीय गृह मंत्री ने खुद
और जो कानून बनाया गया है उसमें भी लिखित रूप से यह लिखा हुआ है कि आज इस कानून के लागू होने के पहले देश में जितनी भी वक्फ बाई यूजर की संपत्तियां होंगी वो वैसे ही बरकरार रहेंगी। लिखित रूप से कानून का हिस्सा है कि कानून लागू होने के पहले वक्फ बाई यूजर की जितनी भी संपत्तियां हैं अगर उनके मुकदमे नहीं चल रहे तो वह बरकरार रहेंगे। और ये जितनी मस्जिद से लेके कब्रिस्तान आप देखते हैं यह सब उसी श्रेणी में आते हैं। लिखित रूप से हमने इसकी व्यवस्था की है। तो हम यह अभियान भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से जो सामान्य गरीब मुसलमान है उनके बीच में इस सच्चाई को ले जाने के लिए शुरू कर रही है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो मुस्लिम नेता, चाहे वो ओवैसी परिवार हो, चाहे वो मदनीस परिवार हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, वो सब तुमको झूठ बोल के भड़का रहे हैं। एक भी मस्जिद से लेकर एक भी कब्रगाह छूटी नहीं जाएगी। हाँ, जिन्होंने वक्फ संपत्तियों की लूट किया है उनसे खाली कराई जाएगी और वहाँ बड़े बड़े अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनाथालय, भोजनालय, ढेर सारी वो सुविधाएं जो गरीब मुसलमान के जीवन को बेहतर करने के लिए होनी चाहिए, बच्चों के प्रशिक्षण के केंद्र, ट्रेनिंग के केंद्र, स्किल डेवलपमेंट के केंद्र, ऐसे सारे केंद्र खोल करके मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, उसका अधिकार है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग उसके जीवन को बेहतर करने के लिए हो। इसीलिए यह अधिनियम लाया गया है। अब बाकी आप जो पूछना चाहें करेंगे। 2012 में ये रिपोर्ट आई थी। 2012 इस रिपोर्ट को कर्नाटक की तत्कालीन सरकार को दिया गया। सरकार ने उस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। कर्नाटक कांग्रेस के लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह रिपोर्ट सही है, इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। कोई जांच कमेटी अगर प्रदेश सरकार बनाती है तो उसकी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग हाई कोर्ट में चले गए 2012 में। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह रिपोर्ट सही है, इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। कांग्रेस के लोग हाई कोर्ट के रिवीजन बेंच में चले गए। रिवीजन बेंच ने कहा कि यह रिपोर्ट सही है, इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यह रिपोर्ट सही है, इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद विधानसभा में यह रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, पूरा बवाल किया गया। कांग्रेसी विधायक पूरी विधानसभा को न्यूसेंस का अड्डा बना दिए। यह रिपोर्ट पर बहस अभी तक नहीं हो पाई। फिर भाजपा की सरकार चली गई, आज कांग्रेस की सरकार आ गई। आपने देखा होगा कि कांग्रेस उसके बाद भी बदली नहीं। अभी कुछ दिनों पहले 1500 एकड़ जमीन, किसानों की जमीन, जिसका वक्फ से कोई संबंध भी नहीं था और वक्फ ने कहा भी नहीं था, सिद्धारमैया और श्री कुमार जी की सरकार ने राहुल गांधी के निर्देश पर
जो कर्नाटक के विजयनगर, बेलारी और आसपास की कलबुर्गी के पास की 1500 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज कर दी और उन्हें 150 करोड़ रुपया दे दिया कि जाओ तुम इस जमीन का विकास करो। फिर उसके बाद वहां बवाल हुआ, आंदोलन चले और फिर मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि नहीं, गलती हुई, 1500 एकड़ जमीन नहीं थी, 11 एकड़ जमीन लेनी चाहिए थी। तो जब तक विधानसभा में इस रिपोर्ट को बहस पूरी तरह नहीं होगी, विधानसभा से स्तुति नहीं निकलेगी, संतुति नहीं निकलेगी, भारत सरकार इस रिपोर्ट को संज्ञान में वैधानिक रूप से, आप जानते हैं जमीन का मुद्दा राज्य सरकार का मुद्दा होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अब जब भी सरकार में आएगी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, हम इस रिपोर्ट पर बहस करेंगे। एक एक व्यक्ति जिसने इन जमीनों को 54,000 में से 29,000 करोड़ जमीन बेची गई है, एक एक 29,000 करोड़ नहीं, 29,000 एकड़, एक एक इंच जमीन हम वापस लेंगे और मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए उसका कैसा उपयोग हो, हम यह सुनिश्चित करेंगे। हमारे नॉलेज के मुताबिक बम्बई में जो मुकेश अंबानी का बंगला है वो भी वक्त की प्रॉपर्टी पर है, क्या वो जमीन आप वापस लेंगे? हर चीज की एक वैधानिक प्रक्रिया है। अगर वक्फ की जमीन है, जिस वक्फ नाम की संस्था की जमीन है, उसको मुकदमा करना होगा। पहले भ्रष्टाचार की छूट थी, आपकी ही अदालत थी, आप ही मुंसिफ थे, आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन। भ्रष्टाचार भी वही करते थे, सुनवाई भी वही करते थे, निर्णय भी वही करते थे और वक्फ के निर्णय के ऊपर कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं हो पाता था। अब हमारी सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय के ऊपर जिलाधिकारी के स्तर से मुकदमे चलेंगे, जमीन की नवैयत तय की जाएगी। यह किसी एक व्यक्ति के जमीन के बारे में नहीं है, यह भारत के हर उस जमीन के बारे में है जिसको अगर कोई कहता है कि यह डिस्प्यूटेड है, तो जमीन का विवाद जिसकी जमीन होती है उसको उठाना होता है, कोई तीसरा पक्ष नहीं उठा सकता। तो वक्त की बहुत भ्रष्टाचार हो चुका है, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या सब केसेस का? हमने आपसे कहा कि हम नेशनल पोर्टल बनाने जा रहे हैं जिसमें एक एक इंच जमीन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। आज के दिन उस जमीन से व्यवसायिक आय कितनी होनी चाहिए थी ये लिखा जाएगा, किसका कब्जा है यह बताना पड़ेगा और कितनी आय आज होती है ये बताना पड़ेगा। सरकार ने जो कानून बनाया था उसके लिए 6 महीने का समय दिया था कि 6 महीने के अंदर रिकॉर्ड की एंट्री हो जानी चाहिए। मैं जेपीसी का मेंबर हूं, एक जेपीसी के मेंबर के रूप में मैंने जेपीसी में इस अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तुत किया था, मैंने खुद, और मैंने कहा था कि यह 6 महीना 8,72,000 संपत्तियों के रिकॉर्ड कागज मुहैया कराने के लिए कम होगा, इसलिए इनको थोड़ा समय और दे दिया जाए, क्योंकि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो भारत सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसमें 6 महीने का दायरा बढ़ा दिया है और कहा है कि जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन में दाखिला करा रहा है, अगर वो जेन्युइन कारण बताएगा तो उसको और समय दिया जाएगा। एक बार जब सारी संपत्तियां ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएंगी तो यह अपने आप में खुला खरीखा खेल हो जाएगा। एक एक इंच जमीन जिसके कब्जे में है सब मालूम हो जाएगी। और हम ये अधिनियम लाए हैं तो हमारी तो सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार के और लूट खसोट के बिना के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए। हम तो प्रतिबद्ध हैं कि इन लुटेरों को हटाया जाए और सामान्य मुसलमानों तक ये जो विकास की धारा है, किसी समय भागीरथ
आए थे जो गंगा की विकास की धारा लेकर के आए थे। आज मोदी जी इसी विकास की धारा को लेकर के आ रहे हैं। भागीरथ प्रयास है ये मोदी जी का, मैं इसको भागीरथ प्रयास का नाम दे सकता हूँ। एक एक इंच जमीन जो कब्जा की गई है, समय के साथ कार्यवाही होगी, उस जमीन का अधिकतम आय कैसा हो सके यह व्यवस्थित किया जाएगा और गरीब मुसलमानों के जीवन को बेहतर किया जाएगा। जब वे